हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बेसिक्स को कवर करेंगे, ठीक है, जो कि फिर आपको एडवांस लेवल को समझने में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, ये वाला लेक्चर इसमें क्या होगा कि हम सबसे पहले ऐसी चीज़ें देखेंगे जो कि आप लोगों को ये लगेगा कि ईजी है काफ़ी, बट क्योंकि हम उन चीज़ों को इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं समझते हैं या फिर आप बोल सकते हो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उनको नहीं रीड करते हैं, डायरेक्टली हम जंप कर जाते हैं टू द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, देन पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये वाला पार्ट हम बहुत बार स्किप कर जाते हैं, तो हमारे बेसिक्स थोड़ा सा वीक रह जाते हैं। ठीक है, तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर से भी आपको बहुत बार क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ में। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, या फिर आप बोलो रेस्पिरेशन हम किस चीज़ को बुलाते हैं। तो इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का between the environment and the cells of body, where the organic nutrients are broken down enzymatically to release energy। तो मतलब कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो एक्सचेंज हो रहा है किस किस चीज़ के बीच में, आपके बॉडी के सेल्स हैं जैसे, ठीक है, दिस इज अ बॉडी सेल, और एनवायरनमेंट है बाहर, बॉडी सेल के बाहर जो भी एनवायरनमेंट है उसके बीच में जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होते रहता है। ठीक है, और फिर वो जो ऑक्सीजन यूज, जैसे ऑक्सीजन आपके सेल के अंदर आ गई एनवायरनमेंट से, तो फिर वो ऑक्सीजन सेल के अंदर जा करके न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन करेगी एंजाइम्स की हेल्प से, क्योंकि कुछ एंजाइम्स ऐसे होंगे जो कि ऑक्सीजन जिनको रिक्वायर्ड होगी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो फिर वही न्यूट्रिएंट्स जब ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है, एंजाइमेटिकली, उससे फिर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो वो जो आपका प्रोसेस होता है उसे बोला जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल टू गेट एनर्जी। आप लिख सकते हो रेस्पिरेशन इज ब्रेकिंग ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल टू गेट एनर्जी। ठीक है, रेस्पिरेटरी फ्यूल को ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी हमें मिलती है उसे बोला जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, और अगर यही ब्रेक डाउन, ये जो जिस ब्रेक डाउन की हम बात कर रहे हैं, अगर ये ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो फिर उसे हम बुलाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ये ब्रेक डाउन सी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो उसे हम बुलाते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, बोलो इतना क्लियर हुआ। पहले हमने सिर्फ यहाँ पर एक चीज देखी है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। उसके अगर अब हम आगे चलते हैं तो आगे देखो, ये देखिए यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि दो टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, एक तो रेस्पिरेशन हो गई, उसमें हमने क्या किया, गैसेस का एक्सचेंज हुआ और जो गैस फिर टिश्यूज के साथ में डिफ्यूज हुई, टिश्यूज के और एनवायरनमेंट के बीच में, और फिर वहां पर एंजाइमेटिकली जो है वो ब्रेक डाउन हुआ आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। अब वो दो टाइप्स की होती है रेस्पिरेशन, एक होती है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी टाइप की जो रेस्पिरेशन होती है दिस इज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कब होगी, जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन फर्दर दो टाइप्स की होती है, एक आ जाती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इट टेक्स प्लेस इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये होती कहाँ कहाँ पर है एरोबिक रेस्पिरेशन, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिल जाएगी आपको, देन हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है। इसमें क्या मतलब किस तरीके से ये होती है, तो देखो जो आपका ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर एंड एनर्जी। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस चलता है ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम से हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स चलते हैं। जैसे सबसे पहला आपका जो स्टेप चलेगा वो होगा आपका ग्लाइकोलिसिस का। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस होगी,
देन ग्लाइकोलिसिस के बाद एक लिंक्ड रिएक्शन होती है, ठीक है। लिंक्ड रिएक्शन के बाद क्रेब्स साइकिल चलती है, ठीक है। फिर क्रेब्स साइकिल के बाद में ईटीसी होता है, ईटीसी की चेन चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और फिर फाइनली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं जो कि इससे ये कन्वर्ट होने के बीच में चलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो होता है ना, जब हम एक इंडिविजुअल लेवल पे टिश्यू के बीच में जब हम एक्सचेंज देखते हैं ऑक्सीजन का और टिश्यू का, मतलब जो हम ऑक्सीजन का एक्सचेंज देखते हैं बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, उस टाइम पे जो जब जैसे टिश्यू के अंदर एक बार ऑक्सीजन आ गई, उसके बाद जो भी पूरा प्रोसेस चल रहा है टिश्यू के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ब्रेक डाउन का, तो वहां पर ये सारी प्रोसेसेस चलती हैं और फिर ये प्रोडक्ट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जो एटीपी होती है, इट इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ, जो एनर्जी होती है, इट इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये हम करेंगे, ठीक है। ये कब हम करते हैं, जब हम देखते हैं कि जब एक बार ऑक्सीजन जो एक बार रेस्पिरेशन का जो मतलब एक बार जब टिश्यू और ब्लड के बीच में ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो चुका है, तो फिर जो मॉलिक्यूल्स का जो ब्रेक डाउन फिर हो रहा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, तो फिर वहां पे ये स्टेप्स चलते हैं। देन अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये देखिए फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। अब डायरेक्ट रेस्पिरेशन का क्या मतलब है कि आपका कोई भी जैसे यूनिसेल्यूलर अगर ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल आप अमीबा ले सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस ही अमीबा के अंदर चली जाती है, और अमीबा से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसके बॉडी सरफेस से ही जो है वो कहाँ चली जाती है, एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो मतलब बहुत ही एक ईजी सा ये प्रोसेस होता है डायरेक्ट इसका डायरेक्ट रेस्पिरेशन का, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन की, तो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन जो होती है इसमें एक कोई ना कोई ऑर्गन्स जो है ये इन्वॉल्व होते हैं इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन के केस में, ठीक है। सेल्स जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं सराउंडिंग के, इस केस में देखो सेल जो है वो सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में, जबकि अगर हम बात करें इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन की, तो इसमें सेल्स दे आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है, विद द सराउंडिंग, राइट। और ये जो है टिश्यू की मतलब कि whereas there are tissues which help in those respiratory gases up to the cell and then the exchange takes place। इसमें क्या होता है कि जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, जैसे अगर एनवायरनमेंट से जो है वो ऑक्सीजन आएगी तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू वो किसी एक ऑर्गन में जाएगी। अगर हम ह्यूमन की स्पेसिफिकली बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू वो कहाँ चली जाएगी, लंग्स के अंदर। फिर लंग्स से जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो डिफ्यूजन होगा, जो भी गैस होगी उसका, और फिर वो ब्लड स्ट्रीम से टिश्यूज तक जो है वो ऑक्सीजन या फिर ठीक है गैसेज जो है वो पहुंचती है, जैसे ऑक्सीजन मेनली। तो वो होती है आपकी इनडायरेक्ट, मतलब जो बॉडी का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है सराउंडिंग के, तो उसे क्या बुलाते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। फिर आ जाते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन पे। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी यहाँ पर कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है एक चीज, ठीक है। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ये हमें देखने को कहाँ मिलती है, तो ईस्ट के अंदर, ठीक है। आपको ईस्ट में ये देखने को मिल जाएगी, इट इज सीन इन केस ऑफ ईस्ट। अब इसमें भी क्या होता है, जैसे अगर ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा टू पायरुविक एसिड्स में, अब दो पायरुविक एसिड जो है फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं इथाइल अल्कोहल के अंदर। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये बात हो रही है ईस्ट की, ठीक है। और हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ देखने को मिलती है, तो आपने देखा होगा जो जैसे मसल्स होती है, मसल्स के अंदर भी हमें, और आपके आरबीसीज हो गए रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि इनके अंदर देखो आरबीसीज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होते, और जो मसल्स होती हैं ये जब एक्सेसिव एक्सरसाइज हम कर लेते हैं उस टाइम पे एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ग्लूकोज होगा वो कन्वर्ट होगा टू पायरुविक एसिड्स के अंदर, और फिर जो दो पायरुविक एसिड हैं ये आपके फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू लैक्टिक एसिड। अब इस केस में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो दो पायरुविक एसिड है ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, और जो लैक्टिक एसिड है वो भी 3 कार्बन कंपाउंड है। इस केस में ये 3 कार्बन कंपाउंड था पायरुविक एसिड, और ये 2 कार्बन कंपाउंड था, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का हमें रिलीज देखने को मिल रहा था। जबकि इस केस के अंदर मसल्स और आरबीसीज के केस में हमें जो है वो
कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। उसके बाद में अब एक बार देख लेते हैं इसको कि जो डायरेक्ट आपकी रेस्पिरेशन है, डायरेक्ट रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या दी हुई है। तो देखिए, जो बॉडी सेल्स होते हैं दे एक्सचेंज गैसेस। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसे बॉडी का सेल है, अगर यहाँ पे हमने अमीबा की ही बात कर ली, तो अमीबा तो खुद ही एक ही सेल होता है, यूनिसेल्युलर होता है ना। तो बॉडी का ये मतलब खुद ही एक कंप्लीट सेल, एक अपने आप में एक बॉडी है। तो ये एनवायरनमेंट के साथ में विदाउट एड ऑफ एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की सहायता लिए बिना ही जो है ये क्या करता है, एक्सचेंज कर लेता है गैसेस का। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, मतलब ना वहाँ पे कोई ब्लड का रोल होगा, क्योंकि ब्लड यूजुअली क्या करता है, गैसेस की जब एक्सचेंज हो जाती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन और ब्लड के बीच में ही एक्सचेंज होती है, और फिर ब्लड जो है वो फर्दर कैरी करता है तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जो आपकी ऑक्सीजन होती है। जबकि यहाँ पर ना किसी ब्लड की ज़रूरत पड़ती ऑक्सीजन के एक्सचेंज में, और ना ही किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, एक आ जाएगा आपका स्पॉन्जेस, देन नाइडेरियंस, इनको हम सिलेंट्रेट्स भी बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स। ठीक है, फ्लैट वर्म्स में आपके प्लेटी हेलमिंथ्स आ जाएंगे, देन राउंड वर्म्स में आपके एश हेलमिंथ्स आ जाते हैं, और इंसेक्ट्स। ठीक है, इनके अंदर भी कैसे होती है, डायरेक्ट रेस्पिरेशन होती है। देन अब आगे चल लेते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। अब देखो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में देयर इज अ रेस्पिरेटरी सरफेस, कोई एक रेस्पिरेटरी सरफेस होगा प्रॉपर, और ब्लड भी इन्वॉल्व होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज में बिटवीन द रेस्पिरेटरी सरफेस एंड बॉडी से। तो एग्जाम्पल के लिए अब आप देखिए, जैसे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लंग्स के अंदर एल्वोलाइज प्रेजेंट होती है, तो अगर ये एल्वोलाई है इस तरीके से, तो ये आपकी ब्लड स्ट्रीम जारी होती है, और फिर ये ब्लड कि जो, या फिर आप बोल सकते हो जो ब्लड वेसल है, ये डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज को या फिर ऑर्गन्स के टिश्यूज को जो है ये सप्लाई करती है ब्लड को, और उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसी तरीके से फिर टिश्यूज से भी वापस लेकर के आती है ये ब्लड को टू दी लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन, और उस ब्लड के अंदर क्या होता है, वो होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उसमें क्या लिखा कि देयर इज अ रेस्पिरेटरी सरफेस, तो रेस्पिरेटरी सरफेस ये आपका रेस्पिरेटरी सरफेस है। ठीक है, और ब्लड भी है, दैट इज दिस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड है, और दोनों ही इन्वॉल्व हैं ये फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज में ये रेस्पिरेटरी सरफेस भी इन्वॉल्व है, और जो आपका ब्लड है वो भी इन्वॉल्व है बिटवीन द रेस्पिरेटरी सरफेस एंड बॉडी सेल्स। ठीक है, तो और ट्रांसपोर्ट किस किस चीज के बीच में हो रहा है, इसके रेस्पिरेटरी सरफेस और बॉडी के सेल्स के बीच में हो रहा होता है। ठीक है, ऑर्गन्स, और ऐसे ऑर्गन जिनके अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस प्रेजेंट होता है उन ऑर्गन्स को हम क्या बुला लेते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बुलाते हैं हम लोग। ठीक है जी, उसके बाद चलिए अब देखो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन जो होती है आपकी, उसको हम जरा डिटेल में करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आ जाते हैं इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में। अब देखो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन के जो है दो फेजेस होते हैं, एक फेज होता है इसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरी होती है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, दीज आर प्रिसीडेड बाय ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले क्या चीज होती है, उसमें सबसे पहले होता है वेंटिलेशन का स्टेप। वेंटिलेशन बोल लो, इसी चीज को ब्रीदिंग भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को आपस में कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेल करना और एक्सहेल करना, किस चीज को, एयर को, जैसे आई ब्रीथ्ड राइट नाउ। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या चीज बताई मैंने आप लोगों को, रेस्पिरेशन होती है जब गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज, और फिर टिश्यूज के अंदर जो एयर का एक्सचेंज होने के बाद जो पूरा प्रोसेस चलता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने का, वो चीज होती है आपकी रेस्पिरेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट्स क्या क्या होता है रेस्पिरेशन के, ग्लाइकोलाइसिस, देन लिंक्ड रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, देन आफ्टर दैट ईटीसी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वो चीज, वो वाले जो स्टेप्स है ना, वो होती है आपकी रेस्पिरेशन मेनली। ठीक है, आप ये चीज बोल सकते हो कि ब्रीदिंग इज वन ऑफ द स्टेप्स इन द होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, राइट। अब देखो सबसे पहले वेंटिलेशन या ब्रीदिंग होगी, उसके बाद में फिर आ जाएगा आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगी उसके बाद में, और फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बाद में फाइनली होती है इंटरनल रेस्पिरेशन।
इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में ये 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। चलते हैं, जो इसको हम देखेंगे अभी डिटेल के अंदर कि कैसे कैसे। अब देखो, जब हम बात करते हैं कि वेंटिलेशन होती है, तो देखो वेंटिलेशन जो है उस चीज का क्या मतलब है। अब देखो किस तरीके से ये चीज होती है। तो सबसे पहले जो एल्वोलाई होगी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा पूरा का पूरा एक रेस्पिरेटरी ट्रैक है, फाइनली लंग्स के अंदर जा करके इस तरीके से जो आपके ब्रोंक्योल्स होते हैं, वो उनका जो फाइनल एंड कहाँ पे होता है, एल्वोलाई के अंदर जा करके, ठीक है। तो इस एल्वोलाई को मैं यहाँ पर एक बार ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको। अगर ये इस तरीके से एल्वोलाई है, ठीक है, एल्वोलाई, उसके पास में से जो है ये एक ब्लड वेसल फ्लो कर रही है जो कि ब्लड लेकर के जा रही है, ठीक है। तो जब किसी इंडिविजुअल ने इनहेल करा होगा ऑक्सीजन को, तो वो पूरी की पूरी ऑक्सीजन आकर के फाइनली कहाँ पे आएगी, एल्वोलाई के अंदर, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये इनहेल हुआ, दिस इज द इनहेलेशन, और फिर जो यहाँ पर ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो चली जाएगी आउटसाइड। सो दिस इज द एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन हो गई, एक्सहेलेशन हो गई, और यही जो स्टेप होती है इसी को बोला जाता है ब्रीदिंग, या फिर आप इसी चीज को बुला सकते हो वेंटिलेशन, ठीक है। इसी चीज को क्या बुलाया जाता है, दिस ओनली इज नोन एज वेंटिलेशन, है ना। घरों में भी आप बोलते हैं ना कि वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, का क्या मतलब है कि हवा का आर पार जाना, मतलब कि कमरे में प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मतलब एयर अंदर आ रही है, एयर बाहर जा रही है, तो क्या हो रही है, एक प्रॉपर वेंटिलेशन बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद में अब जो वेंटिलेशन होती है, इसके अंदर देखो आप क्या करते हो, एयर को इनहेल करते हो। अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज करके, आप लोगों को भी मैंने ये चीज बता दी कि वेंटिलेशन जो है वो होती क्या है ना। अब आप इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसे करके लिख लें कि जैसे देखो वेंटिलेशन हो रही है, कैसे हो रही है, तो एक तो हो रही है उसके अंदर इनहेलेशन, उसके अंदर हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या एयर अंदर आती है, तो एयर अंदर आती है, सिर्फ ये तो नहीं होता ना कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर आ रही है, ठीक है। सारी की सारी चीजें अंदर आती है, मतलब जो भी एयर में उस टाइम पे अवेलेबल है, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, देन नाइट्रोजन आती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, ऑक्सीजन तो चलो आती ही आती है। अब जैसे अब वो हमारी बॉडी का एक मतलब आप बोल सकते हो कैपेसिटी है। अब जैसे अगर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर प्रेजेंट हेयर्स उसको फिल्टर करते हैं। उसके बाद हमारे जो ट्रेकिया भी होता है उसके अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, तो वो भी फिर उसको मतलब कि रोक लेता है रास्ते में ही, ठीक है। बट जब हम इनहेल करते हैं तो एयर के साथ में जैसे अंदर जो क्या क्या चीज आती है, इसमें हम कहते हैं एयर को इनहेल, ठीक है, एयर को इनहेल करते हैं, और इसके अंदर जो गैसेस अंदर आती हैं इनहेलेशन के साथ में, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो 78% उस टाइम पे नाइट्रोजन, 21% जो है वो ऑक्सीजन, और 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जब हम करते हैं एक्सहेल, तो एक्सहेल के टाइम पे क्या होती है, एयर को एक्सहेल करा जाता है। तो उस टाइम पे भी फिर क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो नाइट्रोजन कितनी बाहर आती है, पूरी की पूरी बाहर आ जाती है। उसके बाद जो आपकी ऑक्सीजन है इसकी कितनी परसेंटेज बाहर आती है, तो 15%, ठीक है, 15% ऑक्सीजन बाहर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड 5% बाहर आती है, ठीक है। तो ये चीज है आपकी वेंटिलेशन का प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा जो प्रोसेस। एक तो ये चीज क्लियर होगी आपको, वेंटिलेशन हमने देख ली। वेंटिलेशन के बाद फिर अब आ जाओ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के ऊपर। अच्छा, ब्रीदिंग और वेंटिलेशन का हम ये चीज भी देख लेते हैं कि इन्होंने लिख करके क्या दिया हुआ है कि ब्रीदिंग या वेंटिलेशन एक ही बात होती है। इट इज द मैकेनिकल प्रोसेस विच ब्रिंग इन फ्रेश एयर और वाटर इनटू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देखो एयर या फिर वाटर, क्यों लिखा हुआ है दो चीजें, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स एयर को ब्रीथ करते हैं, जो टेरेस्ट्रियल है उनकी बात हो रही है, और जो एक्वेटिक हैं उनकी भी बात हो रही है, क्योंकि वो तो वाटर को ही लेकर के आते हैं ना अंदर, और फिर उससे जो है वो ऑक्सीजन को लेकर के वापस पानी को बाहर भेज देते हैं। तो तभी लिखा है कि इट इज द मैकेनिकल प्रोसेस विच ब्रिंग द फ्रेश एयर इनटू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो कि क्या था,
alveoli, ठीक है, and take out the foul air. It involves the exchange of air between the respiratory organ and the surrounding environment. मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो गया आपको, ये हो गया आपका वेंटिलेशन का प्रोसेस। उसके बाद में फिर जो आपका अगला स्टेप आता है इसके अंदर, वो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का। तो अब देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन द ब्लड। अच्छा पहले ऐसा करो, समझ लो इस चीज को। अब देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो आप लोगों को पहले ये चीज तो पता चल गई कि वेंटिलेशन में जो है यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ चुकी है। फिर मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई कि इसके पास में से ही जो है वो ब्लड वेसल पास हो रही होती है, ठीक है। अब ब्लड वेसल जब यहाँ से पास हो रही होगी तो वहाँ तो नेचुरली उसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसने ज़्यादा कंटेन करी होगी, तो यहाँ पर का ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो जाती है, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन की यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड वेसल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज कर जाती है इनटू दी एल्वोलाई, तो यहाँ पे आ गई CO2। तो ये जो आप बोल सकते हो ये जो डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम एल्वोलाई टू ब्लड वेसल एंड ब्लड वेसल टू alveoli, this process is known as external respiration, ठीक है। इसी चीज को हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बुला देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन ब्लड, तो दिस इज बिटवीन द ब्लड एंड इनहेल्ड एयर, और इनहेल्ड एयर कहाँ पर थी, यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है रेस्पिरेटरी गैसेस का, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। और ब्लड जो है फिर वो ट्रांसपोर्ट कर देता है, जैसे हो गया अभी एक्सचेंज हो गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गई। अब जो यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड या बोल सकते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, नॉट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब वो उस ऑक्सीजन को लेकर के चला जाएगा टिश्यूज के पास में, और फिर टिश्यूज में फिर से क्या चीज होगी, टिश्यूज में देखो फिर क्या होगा, अब देखो ये फुल ऑफ ऑक्सीजन होगा ब्लड, तो इसको टिश्यूज जो है वो ले लेंगे, अपना आगे मेटाबॉलिक वाले एक्टिविटीज चलाएंगे। और टिश्यू के अंदर क्योंकि पूरी की पूरी मेटाबॉलिज्म चल रही होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होती रहती है। तो फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन दैट इज इनटू द ब्लड वेसल कर जाएगी डिफ्यूज, ठीक है जी। तो यही मतलब है कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है गैसेस का, ये चीज हो गई। अब देखो एक्सटर्नल हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, वेंटिलेशन देख लिया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देख लिया। अब चल लीजिए इंटरनल रेस्पिरेशन के ऊपर। तो अब देखो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिश्यू और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसको हम लोग टिश्यू रेस्पिरेशन भी या फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बुला देते हैं। और इसमें क्या होता है, अब देखो वेंटिलेशन देख लिया हमने, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देख लिया। अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या चीज होती है, तो देखो यहाँ से ये जो ब्लड डिफ्यूज हुआ था इनटू द ब्लड वेसल, ये जो जो गैसेस का यहाँ पर डिफ्यूजन हुआ था इनटू द ब्लड वेसल, ये तो थी आपकी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जब ये जाता है यहाँ पर टिश्यूज के पास में, तो यहाँ पर टिश्यूज के पास में जो एक्सचेंज होता है अब गैसेस का, ठीक है, इस चीज को बुलाया जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये लिखा हुआ यहाँ पर कि ऑल्सो कॉल्ड एज द टिश्यू और सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कि यहाँ पर सेल्स रेस्पायर कर रहे हैं, ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं अपने अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं इनटू द ब्लड। इसके अंदर क्या क्या देखो चीजें होती हैं इंटरनल रेस्पिरेशन में, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, आप लोगों को दिख रहा है डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ से हाई कॉन्सेंट्रेशन से ऑक्सीजन की लो कॉन्सेंट्रेशन टिश्यूज में वहां जा रहा है, टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वहां से ब्लड वेसल्स के अंदर आ रहा है, फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू सेल थ्रू द टिश्यू फ्लूइड की हेल्प से। देन एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन हो रहा है ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर प्रोड्यूसिंग CO2 एंड H2 एंड एनर्जी। अब ये चीज कहाँ पर हो रही है, तो देखो अब टिश्यूज, अब जैसे ऑक्सीजन आ गई, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, उसके अंदर अब देखो टिश्यूज ने ऑक्सीजन ले लिया, तो ऑक्सीजन का यूज करके अब क्या होगा इनटू H2O एंड CO2 प्लस ATP का फॉर्मेशन विच इज एनर्जी, ये चीज होगी। तो दिस इज द एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन, यहाँ पर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज ऑफ द पार्ट ऑफ लिबरेटेड एनर्जी, अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको स्टोर करा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ATP, राइट, एंड डिफ्यूजन ऑफ, और फिर लास्ट में क्या होता है डिफ्यूजन हो जाता है CO2 का इनटू ब्लड फ्रॉम टिश्यूज थ्रू दिस टिश्यू फ्लूइड। तो ये तो मैंने आप लोगों को चीज पहले ही बता दी, जो यहाँ पर CO2 थी वो डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड के अंदर। तो ऐसे करके आपका जो है ये पूरा का पूरा रेस्पिरेशन का, आप बोल सकते हो कौन सी रेस्पिरेशन का,
इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन जो है ये इस तरीके से होती है। ठीक है, आपको क्लियर हुई ये चीज? तो आज के लेक्चर के अंदर आपको, मतलब कि इस लेक्चर के अंदर आपको सिर्फ इतना ही बताना था, एक बेस सा तैयार करना था कि एक्चुअल में रेस्पिरेशन होती क्या है। बहुत सारे लोग ये सोच, मतलब कि ये मिसकंसेप्शन होता है कि जो सांस लेने को ही रेस्पिरेशन बोला जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। सांस लेना इज ब्रीदिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बट यू कैन नॉट से दैट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज द रेस्पिरेशन ओनली, राइट? सो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर में जो भी मैंने आज समझाया है वो क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सम न्यू कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू सो मच।